गुड मॉर्निंग। विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, इस महीने में जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके टॉपिक मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे। हो सकता है किसी बच्चे के पास उस टॉपिक का वीडियो हो, नहीं हो, किसी बच्चे ने देखा हो, नहीं देखा हो, कोई बच्चा नया जुड़ा हो, तो नुकसान किसी का न हो, इसके लिए मैंने जो 4 टॉपिक आपको बताए थे उन 4 टॉपिक्स के जो वीडियो है मैं दोबारा रिवीजन के माध्यम से एक बार आपको भेज रहा हूं, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अपना सिलेबस में कौन कौन से बिंदु हैं। दूसरा, आपको कोई डाउट होगा तो वो भी आप ठीक प्रकार पूछ लेंगे। कल का वीडियो आपने देखा वायुदाब पेटी के बारे में था, जो आपको टेस्ट के अंतर्गत दिया हुआ है। टेस्ट में तो दूसरा टॉपिक है वो है चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाताग्र, जिसका अध्ययन अपन आज करेंगे। तीसरा टॉपिक है वायुमंडल में जल, जिसमें वर्षा के प्रकार, बादलों के प्रकार, जिसका अध्ययन अपन कल करेंगे। और फिर परसों का जो अगला अपना वीडियो होगा उसमें ज्वार भाटा जो है उसका अध्ययन करेंगे। ये 4 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, तो अपन रिवीजन भी हो गया अपना। और जो 4 टॉपिक में जो आपको डाउट कुछ लगा उस डाउट का भी हल निकल गया, और आपके पास में चारों वीडियो एक साथ कंटिन्यू उपलब्ध भी हो गए, जिससे आप अब ये नहीं कह सकते भाई टेस्ट में हमने तैयारी नहीं की, हमारे पास वीडियो उपलब्ध नहीं था, हमारे समझ में नहीं आया। उन सारी बातों का निराकरण ये जो 4 वीडियो हैं जो टेस्ट में आएंगे, वो 4 वीडियो आपको मैं फिर से उन बिंदुओं का ठीक प्रकार अध्ययन अपन करते हैं। देखते हैं टेस्ट का दूसरा टॉपिक चक्रवात, प्रतिचक्रवात और वाताग्र। देखते हैं। तो सबसे पहले चक्रवात, वैसे ठीक प्रकार से आपको बता दिया गया, अब केवल एक रिवीजन के रूप में आपको बता रहा हूं। देखिए चक्रवात है क्या, चक्रवात कहे किसे। देखिए परिभाषा क्या है चक्रवात की। देखिए मुख्यतः चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी जिनके केंद्र में तो वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है, और जिनकी परिधि पर वायुदाब कैसा होता है, उच्च वायुदाब होता है, और जिसमें हवाएं हमेशा परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। तो 3 बात आई यहां पर कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनकी परिधि पर उच्च वायुदाब होता है, और हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। परिधि से केंद्र की ओर चलने का कारण आपको ठीक प्रकार से पता है, क्योंकि हवा हमेशा किधर से किधर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वायुदाब तो आप जानते हैं ना, कल बताया था आपको, हमारे धरातल की प्रति सेंटीमीटर इकाई पर पड़ने वाला जो वायु का भार है उसे वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब को किस इकाई से मापा जाता है ये भी आपको ध्यान में होगा, मिलीबार। किससे मापा जाता है, वायुदाब मापी। ध्यान में है, आते हैं बिंदु पर। तो चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनकी परिधि पर उच्च वायुदाब होता है, और हवाएं हमेशा परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। किस प्रकार से, देखो किस प्रकार से होता है चक्रवात। जैसे 1055, 1070, 1075,
85, 1100, 1115, समझ गए ना। परिधि पर कितना वायुदाब है 1115 MB यानी मिलीबार, और केंद्र में कितना है 1055। उच्च वायुदाब कहां पर है परिधि पर, तो हवा किधर से किधर चलेगी, परिधि से केंद्र की ओर चलेगी, नहीं चलेगी। निम्न वायुदाब कहां पर हुआ, केंद्र में हुआ या नहीं हुआ, तो ये स्थिति किसको दर्शा रही है, किसको दर्शा रही है, चक्रवात। अरे तो ये चक्रवात की स्थिति है। देखिए हमेशा वायु का जो प्रवाह होता है, इस वायु के प्रवाह के पीछे एक कारण होता है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या होता है, दो स्थानों के वायुदाब के मध्य पाया जाने वाला अंतर। दो स्थानों में जो वायुदाब है, उन वायुदाब के मध्य जो अंतर पाया जाता है वो अंतर दाब प्रवणता है। भाई मान लीजिएगा एक जगह 1030 मिलीबार है और दूसरी जगह 1070 मिलीबार है। हवा कहां से कहां चलेगी, यहां से, क्योंकि उच्च वायुदाब है, इधर से किधर चलेगी, निम्न वायुदाब की ओर। हवा चलने का कारण है दो वायुदाबों में अंतर, एक जगह 1070 है, यहाँ 1030 है। तो दाब प्रवणता की परिभाषा समझ गए सभी। प्रश्न हो सकता है कि दाब प्रवणता क्या है, इसे कहते हैं दाब प्रवणता दो स्थानों के मध्य वायुदाब में पाया जाने वाला अंतर। यदि ये वायुदाब में पाया जाने वाला अंतर अधिक होगा तो हवा की गति भी तेज होगी, और यदि अंतर कम होगा तो हवा की गति भी कम। जैसे 1030 1040 कितने मिलीबार का अंतर है, 40 का। यदि 140 का अंतर होता है, मान लो यहाँ 1170 मिलीबार है, तो हवा की गति में अपने आप वृद्धि होगी या नहीं होगी। आ रहा है समझ में। तो ये तो हो गई चक्रवात की बात, समझ में आ गया होगा सारी बात। अब यहाँ पर अपन दो चक्रवातों के बारे में बात करते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए यहाँ पर आप इस रूप में नहीं समझ पाए, मैंने ये गोल आकृति बनाई है तो चक्रवात गोल होता होगा। चक्रवात वी आकार का भी होता है, गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, ठीक है। ये चक्रवात के आकार, ये भी आकृति गोल है तो चक्रवात कैसा होता है, तो उसका आंसर गोलाकार ऐसा नहीं होगा। वी आकार के भी चक्रवात होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं। आते बिंदु पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में अपन जानते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता कहां है, पहली बात कर्क और मकर। कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, इनके बीच जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनमें उत्पन्न होता है कौन सा चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। समझ में आ रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर आता है, तो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर आता है। आ रहा समझ में। यहां पर ये भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं, कर्क रेखा व मकर रेखाओं के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने वाले या उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ध्यान में रहेगा, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होता है उस चक्रवात को कौन सा चक्रवात कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सामान्य रूप से कहां पर होती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सामान्यतः कहां पर होती है, महासागरों पर होती है।
इनके आकार के अंतर्गत भी अंतर देखने को मिलता है। आ रहा है समझ में? और ये जिस गति से आते हैं उस गति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी इनकी गति भी अलग होती है और आकार में भी अंतर होता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो केंद्र होता है उस केंद्र पर वायुदाब बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है। हालांकि चक्रवात, सभी चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब निम्न होता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, इन चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। इसके अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति, यानी जो समदाब रेखा होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, वो कैसी होती है? वृत्ताकार। कौन सी रेखाएं? इन रेखाओं को कहा जाता है समदाब रेखा। क्या होती है समदाब रेखा? समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। समदाब रेखा किसे कहोगे? कौन सी होती है, किसे कहते हैं? तो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं कौन सी कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन एक चीज, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाओं की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। फिर से देख लो एक बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या हैं, या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहें किसे, इनका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा व मकर रेखाओं के मध्य या बीच जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले या आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक या सामान्य रूप से कहां होती है? महासागरों पर। इनके आकार में भी अंतर होता है और इनकी गति भी अलग अलग होती है। इन चक्रवात यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो केंद्र होता है, उस केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। हालांकि सभी चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब निम्न होता है, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं भाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब बहुत निम्न होता है, यानी बहुत ज्यादा कम होता है। इनमें जो समदाब रेखा होती है, किसमें? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, वो समदाब रेखाएं मुख्यतः वृत्ताकार होती हैं। समदाब रेखा किसे कहते हैं? समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है। और मुख्यतः इन समदाब रेखाओं की जो संख्या है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में बहुत कम होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक पर देखते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें भाई, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? तो देखिए इसमें मध्य अक्षांशीय क्षेत्र या शीतोष्णकटिबंधीय भागों में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात, कर्क व मकर रेखाओं के मध्य में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तो उष्णकटिबंधीय है, और मध्य अक्षांशीय या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। देखिए मुख्यतः क्यों बनते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात? जब दो विपरीत स्वभाव वाली जो वायु होती है, ठीक है, यानी जब दो अलग अलग स्वभाव वाली जो वायु होती है, उपाद्र वायु, इनके मिलने से, दो भिन्न स्वभाव की वायु का मतलब समझ गए ना, एक ठंडी वायु और एक गर्म वायु। तो जब दो भिन्न स्वभाव वाली उपाद्र वायु मिलती है, तब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो हमेशा किधर से किधर चलता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पता है क्यों? किसके कारण से?
पछुआ पवन के कारण से, पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो मुख्यतः पछुआ पवनों के साथ यह भी पश्चिम से पूर्व चलता है और मुख्यतः मौसम को प्रभावित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर से देखो, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहें? मध्य अक्षांशों में आने वाला या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने वाला जो चक्रवात है वो कहलाता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। कब होता है इनका विकास? जब दो विपरीत स्वभाव वाली उपाद्र हवाएं आपस में मिलती हैं, जिनसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। किधर से किधर चलता है? पश्चिम से पूर्व। किसके कारण? पछुआ पवनों के कारण। मतलब पछुआ पवनों की गति कौन सी हो गई? पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है और मुख्यतः मौसम को प्रभावित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आ रहे समझ में? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दोनों की स्थितियां आपको बताई हुई है। मौसम संबंधी स्थितियां पिछले वीडियो में आपको बताई गई थी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है तो मुख्यतः जैसे क्षीण चक्रवात और प्रचंड चक्रवात, ये इसके प्रकार हैं तीव्रता के आधार पर। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन से? एक तीक्ष्ण चक्रवात, एक प्रचंड चक्रवात। जैसे हरिकेन, ये तीव्र आने वाला चक्रवात है, प्रचंड चक्रवात है। टोर्नेडो, ये प्रचंड चक्रवात है। तो मुख्यतः ये चक्रवात के प्रकार। बाकी और भी चक्रवात के विषय में आपको बताया गया था पिछले वीडियो के अंतर्गत। तो मुख्यतः अब आप चक्रवात और चक्रवात के दोनों प्रकारों का ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। आ रहा है समझ में? अब एक बिंदु है अपना प्रति चक्रवात। ठीक है, ये सामान्य बातें बताइए मैंने, केवल जो टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, टेस्ट में पूछी जाएगी। एक होता है देखो प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात कहें किसे? जो आपने चक्रवात पढ़ा उस चक्रवात का उल्टा कर लो, विपरीत कर लो। मतलब प्रति चक्रवात क्या हुआ? चक्रवात को उल्टा क्या भाई? चक्रवात में जो केंद्र होते हैं उनमें वायुदाब कैसा होता है? निम्न। प्रति चक्रवात में केंद्र में तो उच्च वायुदाब, परिधि पर निम्न वायुदाब और हवाएं हमेशा केंद्र से परिधि की ओर। देखो कैसे? ये स्थिति तो बताई थी मैंने किसकी? चक्रवात। प्रति चक्रवात के अंतर्गत देखो क्या होता है? प्रति चक्रवात किसे कहेंगे अपन? प्रति चक्रवात के अंतर्गत देखो 1240 MB, 1210 MB, 1180 MB, 1090 MB। ठीक है, ये कैसा वायुदाब है? केंद्र में उच्च, सब ज्यादा है ना, या देखो सबसे कम, उल्टा हो गया ना। यानी जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब, परिधि पर निम्न वायुदाब और जिसमें हवाएं किधर से किधर चलती हैं? केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रति चक्रवात। दोनों महत्वपूर्ण है, चक्रवात और प्रति चक्रवात। बस दोनों में अंतर थोड़ा सा है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके परिधि पर उच्च वायुदाब होता है, जिसमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, वो चक्रवात। प्रति चक्रवात में जो केंद्र होता है वहां पर उच्च वायुदाब, परिधि पर निम्न वायुदाब और हवाएं हमेशा किधर से किधर चलती हैं? हवाएं हमेशा जो केंद्र है, केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रति चक्रवात।
ध्यान में रहेगा। ये चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। ये केवल रिवीजन के लिए जानकारी, सामान्य जानकारी दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, वाताग्र। यह बिंदु भी आपको टेस्ट में दिया गया है। ध्यान दें, चक्रवात प्रति चक्रवात जो टॉपिक आपको दिया गया है उसमें वाताग्र भी सम्मिलित है। ये विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि मैंने वायुदाब दिया है और चक्रवात प्रति चक्रवात दिया है। उसका मतलब ये नहीं भाई वाताग्र दोनों के अंदर वाताग्र है दोनों बिंदुओं में, तो वाताग्र का बिंदु भी आप याद करोगे टेस्ट के लिए। देखते हैं वाताग्र के बारे में। वाताग्र होता क्या है, देखिए वाताग्र हमारा जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल का जो निचला भाग है, इस वायुमंडल के निचले भाग में एक ढलवा क्षेत्र है, या अपन ये कहें दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां। ध्यान दीजिए, देखिए वाताग्र क्या है, वाताग्र किसे कहें, जब दो विपरीत स्वभाव वाली या भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनका जो मध्य सीमा क्षेत्र है वो मध्य सीमा क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। कैसे भाई, जैसे मान लो ये तो हो गई कौन सी वायु राशि, गर्म वायु राशि, ठीक है, और ये हो गई कौन सी वायु राशि, ठंडी वायु राशि। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि, एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि आपस में मिलती हैं तो इन दोनों का मध्य क्षेत्र जहां पर ये मिल रही हैं, ये मिलने का स्थान हो गया मिलन क्षेत्र। तो ये जो मध्य क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र क्या हो गया, वाताग्र हो गया। ध्यान में रहेगी, वाताग्र की परिभाषा कैसे कहोगे, वाताग्र की परिभाषा क्या है, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र किसे कहते हैं, जब दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वाताग्र कहा जाता है। कोई दिक्कत, वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं, वाताग्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। वाताग्र कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। समझो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। जब ठंडी वायु आक्रामक होती है, प्रभावशाली होती है और वह उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर ढकेलती है, जब ठंडी वायु राशि अधिक आक्रामक होती है, अधिक शक्तिशाली होती है और वह गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर उठा देती है तो उस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जब ठंडी वायु राशि शक्तिशाली हो और वो गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर उठा दे तो वो संपर्क क्षेत्र कौन सा कहलाया, शीत वाताग्र। और उष्ण वाताग्र किसे कहेंगे, जब गर्म वायु राशियां तीव्र गति से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाएं, जब
ठंडी वायु जब ठंडी वायु गर्म वायु राशि को ऊपर उठा दे वो तो शीत वाताग्र, और गर्म वायु अपने आप ही ठंडी वायु के ऊपर स्थित हो जाए तो उष्ण वाताग्र। दोनों वाताग्र समझ में आ गए। शीत वाताग्र कौन सा होता है? जब ठंडी वायु शक्तिशाली होकर गर्म वायु को ऊपर उठा दे तो कौन सा वाताग्र बनेगा? शीत वाताग्र। और जब गर्म वायु अपने आप ही ठंडी वायु के ऊपर स्थित हो जाए तो वो कौन सा वाताग्र बनेगा? उष्ण वाताग्र बनेगा। अरे समझ में। और जब वाताग्र स्थिर हो, जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में, तो वो अचर वाताग्र। और जब किसी एक वायु राशि का संपर्क धरातल से समाप्त हो जाए, चाहे वो गर्म वायु राशि हो ठंडी वायु राशि हो, जब किसी एक वायु राशि का संपर्क धरातल से समाप्त हो जाता है तो उसे कौन सा वाताग्र कहा जाता है? अधिविष्ट वाताग्र। फिर से देख लो, शीत वाताग्र किसे कहोगे? जब ठंडी वायु आक्रामक हो और गर्म वायु को ऊपर की ओर ढकेल दे। उष्ण वाताग्र किसे कहोगे? जब गर्म वायु शीत वायु के ऊपर की ओर अपने आप ही स्थित हो जाए। अचर वाताग्र, जो स्थायी वाताग्र बनता है उसे अचर वाताग्र। और अधिविष्ट वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र किसे कहोगे? जब एक वायु राशि का संपर्क हमारे धरातल से बिल्कुल समाप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अधिविष्ट वाताग्र कहलाएगा। कोई दिक्कत? ये महत्वपूर्ण बातें। ये दूसरा बिंदु आपका आज कंप्लीट हो गया है, टेस्ट में आने वाले बिंदु। हालांकि ये सारे बिंदु पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं, केवल इसलिए बता रहा हूं कि भाई कोई बच्चा नहीं देखा या किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो दोबारा किस रूप में पूछे, तो मैं स्वतः मैंने ये देखकर भाई एक बार अपन और इनको बता देते हैं, क्योंकि पिछले टेस्ट में आपके नंबर बहुत कम थे, इसलिए एक बार दोबारा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। इन 4 बिंदुओं का, 2 बिंदुओं का रिवीजन हो चुका है। कल आपको वायुदाब, पेटी वगैरह बताया गया था, आज आपको चक्रवात, प्रतिचक्रवात व वाताग्र बता दिया गया। टेस्ट के 2 बिंदु हो रहे हैं। एक बिंदु आपका वायुमंडल में जल, जिसमें बादलों के प्रकार, वर्षा के प्रकार वगैरह वो, और एक बिंदु जो आपका है वो ज्वार भाटा का है। ये 4 बिंदु हैं। ये 4 बिंदु आप ठीक प्रकार से देखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेष कर